गुड इवनिंग एवरीवन। रिस्पेक्टेड कमल देव सर, मंच पे उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी मेरे टीचर्स और माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट 2 ईयर से मैं भी टॉपर्स मीट अटेंड कर रही थी। मैं हमेशा नीचे बैठती थी और यहाँ से जाने के मुझे नीचे बैठने में अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी ऊपर बैठना है। और फाइनली आज वो दिन आ गया कि मेरे को ऊपर बैठने को मौका मिला। और आज मैं बहुत ही ऑनरेबल फील कर रही हूँ कि मतलब मेरे को यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने का मौका मिल रहा है। और वहाँ से यहाँ तक आने के जो मेरा सफ़र था और जो भी रहा, उसका मैं पूरा श्रेय 2 लोगों को देना चाहती हूँ। एक अपने फादर को और दूसरा केडी सर को। केडी सर ने स्टार्टिंग से मतलब मोटिवेट करने के साथ साथ पढ़ाना, मेरा फॉर्म में मेरा कैडर, मेरी सर्विस फील करना, यहाँ तक हेल्प किया है। तो इसलिए मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को कि मेरे को इतने अच्छी टीचर की गाइडेंस मिली और मेरा सिलेक्शन हुआ। आज मैं अपनी स्पीच से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर गाइडेंस मिल सके तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। और स्पेसिफिकली मैं अपनी स्पीच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बोलना चाहूँगी। फर्स्ट तो ये कि मेरे सामने क्या क्या हर्डल्स रहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। दूसरा मेरी स्ट्रेटजी क्या रही बुक्स और उनको पढ़ने का तरीका। और तीसरा आंसर राइटिंग। फर्स्ट जो रहा कि क्या क्या हर्डल्स थी, तो सबसे पहले तो ये था कि मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, रॉबर्ट्सगंज से। और मेरी प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की पूरी एजुकेशन रॉबर्ट्सगंज में हुई है। तो जब मैं यहाँ दिल्ली आई थी तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोग मिलते थे। कोई IITian है, कोई MBBS, कोई PhD। तो उनको देख के मेरे को हमेशा एक कन्फ्यूज़न होती थी कि मेरा सिलेक्शन इनके आगे कैसे होगा, मैं इनको कैसे कॉम्पीट कर पाऊँगी। और दूसरा एक एज फैक्टर भी रहता था कि मतलब जब मैं आई थी तो मैं बहुत छोटी थी, 20 ईयर्स ओल्ड थी और सभी बहुत सीनियर्स थे, तो उनको देख के भी डर लगता था। बट फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि जो भी कोई भी बैकग्राउंड हो, UPSC के सिलेक्शन में कोई हिंड्रेंस नहीं है। और दूसरा जो हर्डल मैंने फेस किया हिंदी मीडियम का, केवल दिल्ली में नहीं, इवन रॉबर्ट्सगंज से ही मेरे को लोग बहुत कमेंट करते थे कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो सकता, मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस अच्छी नहीं है, रिज़ल्ट नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ये सब कुछ बकवास है और ये अपनी जो असफलता होती है उसको छुपाने के एक्सक्यूज़ेज़ हैं। हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होता है। और एक ये भी बात है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है कि सिलेक्शन कम है, ज़्यादा है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। मेरा हमेशा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये नहीं सोचती थी मैं, सिलेक्शन कैसे होगा ये सोचती थी। इस पे मैं अपना ज़्यादा टाइम देती थी और इसका आंसर खोजने की कोशिश करती थी। यही वजह रही कि मेरे मार्क्स मतलब मेंस में ठीक रहे। GS में 413, ऑप्शनल में 301 और essay में 149। तो मेरे को मार्क्स देके लगता है कि UPSC में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अपना बेस्ट देना चाहिए और सिलेक्शन ज़रूर होता है। तीसरा जो हर्डल्स रहा एडवाइस का, मतलब जब मैं आई थी तो मेरे को लोग इतनी एडवाइस देते थे, शायद सबके साथ होता होगा या फिर मेरे साथ ही हुआ, तो एडवाइस कंफ्यूज कर देते थे। मतलब कि ये बुक पढ़ लो, इसके लिए ये बुक पढ़ लो, इतनी लिस्ट लिखवा देते थे बुक्स की। ये मेरे लिए बहुत बड़ा हर्डल रहा कि एक बैरियर था एक तरह से। बट इसमें मैंने एक चीज़ सीखी है कि सबसे पहले तो अपने मटेरियल्स को डिसाइड कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। जो भी मटेरियल आप पढ़ें हमेशा एक बेस्ट होना चाहिए कि जब उससे बेस्ट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तभी उसको चूज़ करना चाहिए और फिर उस पर स्टिक रहना चाहिए कि फिर आगे कोई भी कुछ भी एडवाइस करे अपना डिसीज़न नहीं चेंज करना है। ऐसा तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्वालिटेटिव। ऐसा नहीं कि बस मार्केट में अवेलेबल है इस वजह से पढ़ लिया। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम होने का एक मुझे रीज़न लगता है कि इंग्लिश मीडियम में 2 ही 3 मटेरियल हैं जो क्वालिटेटिव हैं और सब वही पढ़ते हैं। बट हिंदी मीडियम में क्या कि बहुत सारे मटेरियल हैं और सभी मतलब कोई भी जो मन करता है वो उठा के पढ़ने लगते हैं। किसी मंथ कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, किसी मंथ कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं। इस वजह से बहुत देखने को मिलता है कि वो जो प्रिपरेशन है वो फोकस नहीं हो पाती है। तो
यहाँ पे यही है कि मटेरियल हमेशा बहुत ही सोच समझ के और ख़ुद उसको परख के फिर सेलेक्ट करना चाहिए। और जो सेकंड पार्ट है मेरी स्पीच का कि मेरी प्रिपरेशन क्या रही, तो सबसे पहले मैं अपनी बुक्स बताना चाहूँगी। वैसे मैंने वही बुक्स पढ़ी हैं जो नॉर्मल सभी पढ़ते हैं और सभी यूट्यूब पे शेयर भी करते हैं। मेरी जो बुक्स रही, बेसिक मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट किया है और इसके बाद मैंने निर्माण से क्लासेस की। क्लास में हर एक क्लास अटेंड करती थी, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत क्यों नहीं ख़राब हो, लेकिन क्लास मैं कभी नहीं छोड़ती थी। और जो प्रिंटेड मटेरियल मिलता था कोचिंग से वो पढ़ती थी। सारे नहीं पढ़े, कुछ मटेरियल्स पढ़े हैं। इससे मेरा एक बेस प्रिपेयर हो जाता था कि मतलब हर सब्जेक्ट का एक अच्छा बेस प्रिपेयर हो गया। फिर मैं करेंट अफेयर से उसको अपडेट करती थी। करेंट अफेयर से अपडेट करने के लिए एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी और दूसरा कोई भी स्टैंडर्ड मैगज़ीन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जिसकी लैंग्वेज समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी मैगज़ीन्स ऐसी हैं जिनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है। तो अकॉर्डिंग टू यू कैन डिसाइड। इसके बाद जो इंटरनेट का यूज़ है, अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि इंटरनेट से कैसे पढ़ें। तो इसके लिए मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया सब्सक्राइब किया हुआ था मैंने, और राज्यसभा टीवी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, वो मैं सुनती थी। और भी कई चैनल्स हैं जैसे यूट्यूब, ये अनअकैडमी है, इसके कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, तो ये देखे जा सकते हैं। और अगर इंटरनेट से देखना हो तो पीआईबी फॉलो किया जा सकता है, और पीआरएस इंडिया की एक साइट है वो भी अच्छी है। लेकिन इंटरनेट का यूज़ बहुत ही वाइजली करना चाहिए कि ये एक हिंड्रेंस भी हो सकता है सक्सेस में और सपोर्टिव भी हो सकता है। तो हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मटेरियल्स हैं वो मैं हमेशा गवर्नमेंट इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे रिलाई करती थी। जैसे योजना कुरुक्षेत्र, मैं मंथली इसकी फॉलोअर रही हूँ, मतलब मार्केट में आती थी उसके अगले दिन ही वो योजना मेरे पास आ जाती थी, ऐसा था मेरा। और योजना कुरुक्षेत्र के अलावा इंडिया ईयर बुक ईयरली आती है, तो उसको बहुत अच्छे से, उससे ज़्यादातर करेंट अफेयर अपडेट हो जाता है। और इसके अलावा ARC सेकंड की रिपोर्ट्स, ARC सेकंड की 15 रिपोर्ट्स हैं, तो सारी तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ी थी, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, टेररिज्म पे, सोशल कैपिटल पे और गवर्नेंस पे, इस लोकल गवर्नेंस पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस, जो मैंने 3-4 बार रीडिंग ली थी। तो ARC रिपोर्ट्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी आए, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इनका अगर मैटर यूज़ किया जाए तो एक तरह से मार्क्स फैचिंग हो जाता है, ठीक है। तो और दूसरी ये बात है कि जिस्ट पे कभी रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी जिस्ट बनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कि उन्हें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो गो विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मैंने 2 साल का बजट भी पढ़ा था, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा था। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक नीति आयोग का 3 साल का विजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब पॉलिसी मेकिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये इसमें जो सोसाइटी का पार्ट है वो काफ़ी, उसमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसको आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये रही मेरी बुक लिस्ट। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, एक इकोनॉमिक्स के लिए SN पढ़ी थी, बट SN में मेरे को लगा कि जितनी मैंने वहाँ पे मेहनत की थी उतना आउटपुट नहीं निकला, तो इतनी मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगी, बट लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है। और बुक लिस्ट में अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री कमल सर के नोट से पढ़े थे। इसके अलावा मैंने कोई मटेरियल नहीं यूज़ किया था, मेरे को लग रहा था यही मोर देन इनफ है। और एंसेंट और मिडाइवल सर से क्लास में पढ़ने के अलावा मार्केट से कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स खरीदे थे, वो पढ़े थे। इसके अलावा मैंने ऑप्शनल के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि ऑप्शनल के लिए मतलब कि 301 है तो ऑप्शनल में क्या बुक्स पढ़ी, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ऑप्शनल में मेरा था कि मुझे मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी करनी है, ना कि इतिहासकार बनना है। हो सकता है मुझे 1-2 फैक्ट्स नहीं पता हों, लेकिन ये है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका अच्छा आंसर लिख लूँगी कि मतलब एक काम भर के मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसी मैंने स्टडी की थी ऑप्शनल की। और अपनी प्रिपरेशन का जो सेकेंड पार्ट कि मैं जो मुझसे सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो इसमें मैं ये कहूँगी कि मैंने आज तक कभी भी घंटे देके पढ़ाई नहीं की कि मतलब 8 घंटे हो गए अब नहीं पढ़ना है, ऐसा वाला नहीं था मेरा। इसमें
जैसे सपोज़ 6 महीने बाद मेरा प्रीलिम्स है, तो मैं डिसाइड करती थी कि क्लियर करने के लिए मुझे कितना पढ़ने की ज़रूरत है, और उस मटेरियल्स को मंथ में और फिर उसको वीकली और फिर उसको पर डे में डिवाइड कर लेती थी। पर डे का एक टारगेट मिल जाता था कि हाँ आज इतना करना है, और फिर उस टारगेट को मैं बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती थी। ये मेरी प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि जो मेरा टाइम टेबल होता था वो मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती थी, तब तक नहीं सोती थी जब तक मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो था कि अगर अप्रॉक्स देखिए तो हो सकता है 12-13 घंटे मैं पढ़ती हूँ, बट मैंने कभी भी काउंट नहीं किया अपने आवर्स। और एक पैशन होना चाहिए कि मतलब सो के उठ रहे हैं तो डायरेक्ट ध्यान जाना चाहिए, अच्छा ये टारगेट है और जाके अपनी चेयर पे बैठ जाओ। इस टाइप का पैशन होना चाहिए, तब स्टडी अपने आप एक फ्लो में आ जाती है। और तीसरा जो था कि मैंने आंसर राइटिंग कैसे की थी, तो आंसर राइटिंग में बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, देन कंक्लूज़न, और कंक्लूज़न को करंट अफेयर से अपडेट करना। बट ये बोलना इतना मतलब ईजी रिसेंबल हो रहा है, बट इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि मेंस में 7 मिनट में क्वेश्चन करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है तो फिर उसको इंग्लिश में भी पढ़ना होता है, अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करना होता है, उसको कॉपी पे रिप्रेजेंट करना होता है विदाउट एनी एरर। तो ये इतना ईजी नहीं है, इसलिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने डे 1 से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, और ऐसा होता था क्लास में कि सर पढ़ाने के बाद 10 से 12 क्वेश्चंस देते थे कि इनमें से किसी 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर लिख के लाना, बट मैं पूरे 10-12 क्वेश्चन के आंसर्स रोज लिख के लाती थी। और इसके अलावा भी अगर मेरे मन में कोई क्वेश्चन आ जाता था तो उसका भी आंसर लिख के ले आती थी। इतना वाला मेरे को था कि मेरे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और आंसर राइटिंग के लिए आई रियली वेरी 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 थैंकफुल टू स्वदीप सर कि सर ने मेरे सारे आंसर्स बहुत अच्छे से चेक करवाए हैं, और एट लास्ट तो सर ने मेरी एक से फाइल बनवा दी थी कि मतलब मेरे आंसर्स उसी फाइल में जाते थे और मेरे को चेक होके वापस मिल जाती थी। तो इससे मेरी एक आंसर राइटिंग, आंसर को जो रिप्रेजेंट मतलब जो हम पढ़ते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ मुझे आ गई। और प्रिपरेशन में 60% पार्ट यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है फिर भी मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, और कई बार बहुत कम नॉलेज होकर भी मार्क्स आ जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आंसर को, बिकॉज एग्जामिनर के पास तो हमारी कॉपी जाती है, हम नहीं जाते हैं, तो उन्हें क्या पता हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में एक तो मेंस में ये है कि जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन क्वालिटी। अगर 14-15 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लिख रहे हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है लिस्ट में नाम भी नहीं आए। लेकिन अगर 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, हो सकता है क्वालिटी थोड़ी कम है, फिर भी मतलब एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो पेपर कंप्लीट करना पहला फोकस होना चाहिए आंसर राइटिंग में। दूसरा आंसर राइटिंग में ये है कि आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। हर आंसर में पॉसिबल नहीं है कि 20 के 20 आंसर को स्ट्रक्चर्ड लिखा जाए, बट अगर 14-15 आंसर्स भी स्ट्रक्चर्ड लिखे जाते हैं तो एक मतलब एग्जामिनर को ये रियलाइज़ हो जाता है कि स्टूडेंट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड। तो इस तरह से आंसर लिखा, और आंसर्स में जो कंक्लूजन है उसको करंट अफेयर से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी स्वच्छाग्रह मनाया गया, एक सत्याग्रह था 1917 चंपारण, और अभी उसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो अपने आंसर्स में इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जो पहले सत्याग्रह था अभी उसका दूसरा रूप ही स्वच्छाग्रह है, इस तरह से। और एक मैंने जो अपने आंसर्स में लिखा था स्पेसिफिकली ऑप्शनल में, कि मैं हर पेपर को आपस में इंटर रिलेट करती थी। कि जैसे जीएस में है कि सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं और वहाँ कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ज्योग्राफी से रिलेट करके डाल रहे हैं या फिर सोशियोलॉजी से रिलेट करके डाल रहे हैं, तो ये कुछ यूनिक लगता है। और अगर ये कंक्लूजन में डालें, क्योंकि कंक्लूजन लिखने के बाद एग्जामिनर नंबर देता है, कंक्लूजन पढ़ने के बाद एग्जामिनर नंबर देता है, तो वहाँ पे कुछ यूनिकनेस लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑप्शनल में चार्टिस्ट आंदोलन है, तो चार्टिस्ट आंदोलन का जो कंक्लूजन है वो मैंने ऐसे लिखा था कि प्लासी की युद्ध की विजय का जैसे परिणाम बाद के वर्षों में दिखा, वैसे ही चार्टिस्ट आंदोलन के परिणाम तात्कालिक नहीं थे, लेकिन बाद के वर्षों के जो संवैधानिक संशोधन हुए थे उसमें दिखाई दिए। तो इससे क्या है
कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट हो गई, तो एक यूनिकनेस दिखती है और आधा एक नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा अगर इस तरह से लिखा जाए। और ये मटेरियल्स कहीं अवेलेबल नहीं है, ऐसा खुद ही पढ़ के इंटर रिलेट करना पड़ेगा, खुद अपने दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ से किस चीज़ को इंटर रिलेट किया जा सकता है। और एक स्टडी का जो था कि इंटीग्रेटेड स्टडी करनी चाहिए, जैसे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं कि हार्ड वर्क तो ठीक है बट स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो इसमें आई वांट एक्सप्लेन कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, गवर्नर है तो सिर्फ गवर्नर को प्रीलिम्स का ही पढ़ के नहीं छोड़ो कि मतलब फैक्ट्स रट लिया और हो गया गवर्नर। उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ो कि प्रीलिम्स में जो भी फैक्ट्स होते हैं वो कलेक्ट कर लिया, इसके बाद मेंस में गवर्नर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो कलेक्ट कर लो। कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर चेंज कर देते हैं, या फिर जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर सिनॉप्सिस बना लीजिए अपनी कॉपी में, और इससे रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, जो भी केस है, जैसे पुंछी आयोग रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है, उसके क्या रिकमेंडेशंस हैं वो कलेक्ट कर लिए। अब ये टॉपिक बिल्कुल होलिस्टिक वे में कंप्लीट हो गया। अब इन फ्यूचर भी इससे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे प्रीलिम्स और मेंस की स्टडी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में करनी चाहिए और उनको आपस में इस तरह से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। और लास्ट नॉट द लिस्ट कि जो एक चीज़ मैंने फील की थी फेल्योर, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेल्योर जो है यूपीएससी की एक जो जर्नी है उसका ही एक पार्ट है। जैसे प्रीलिम्स मेंस पार्ट है, वैसे ही फेल होना भी एक पार्ट है, क्योंकि फेल होना भी बहुत कुछ सिखाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। और अच्छा है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, बट जिनका नहीं होता है तो ये हमेशा मान के चलना चाहिए। अभी भी आप लोग में बहुत से लोगों ने प्रीलिम्स दिया होगा, हो सकता है किसी का क्लियर नहीं भी हो रहा हो। ये मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ ऐसा था कि आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा प्रीलिम्स तो होगा ही होगा, और जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत ही शॉक थी कि प्रीलिम्स कैसे नहीं क्लियर हुआ। और फिर मैं 10-12 दिन तो काफ़ी डिस्टर्ब रही थी, बट उसके बाद जो मैंने अपनी जो परफॉर्मेंस मैंने की थी उसको मैं लूप होल्स निकाले, उसको एनालाइज किया और रीस्ट्रक्चर रीप्लानिंग की कि अब मेरे को आगे कैसे परफॉर्म करना है। और लिटरली ये जो मेरी प्रिपरेशन थी ना, उसी से मुझे सफलता मिली है। तो हमेशा ये मैटर करता है कि आप अपनी फेल्योर को ट्रीट कैसे कर रहे हो। फेल्योर बहुत कुछ सिखाता है और उसमें हमेशा झुककर उसमें लूप होल्स निकाल के वापस से रीप्लानिंग करके अगर पढ़ा जाए तो जो फेल्योर का नेक्स्ट स्टेप है वो हमेशा सक्सेस ही होता है। और हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और एक ये है कि मेरी जो सक्सेस है कि मैं हमेशा सीखने के लिए आतुर रहती थी कि मुझे किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल जाए। जैसे जब मैं टॉपर्स मीट अटेंड की थी तो मुस्ताक सर थे लास्ट ईयर, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक ट्रायंगल बना रखा था कि प्रीलिम्स में इतने लाख बच्चे होते हैं, इसको क्रॉस करना है, फिर सेकंड स्टेज पे जाना है मेंस, उसमें कुछ 1000 बच्चे होते हैं, उन्हें क्रॉस करना है, और फिर कुछ 100 में जाना है और फिर अपनी रैंक डिसाइड करनी है। तो ये ट्रायंगल मैंने भी बनाया था अपनी स्टडी टेबल के आगे ही, बहुत बड़ा सा। और जब मैं एक एक स्टेज क्रॉस करती जाती थी तो मैं उसको हाईलाइट कर देती थी कि ये स्टेज क्रॉस हो गया। तो ये चीज़ें एक मोटिवेशन का काम करती हैं और यही किया था मैंने। और मोटिवेशन तो काफ़ी हद तक मैं सेल्फ मोटिवेटेड थी कि मतलब मेरे जो फादर हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहते थे। मैं खुद भी इतना ज़्यादा थी कि मेरे को ऐसा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मोटिवेट होने के लिए। और डे फर्स्ट से ही जो एक और क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया कि इतना जल्दी आपको सक्सेस कैसे मिल गई, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो मतलब मेरे को ऐसा बोलते कि साक्षी को ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि जब जिस दिन से मैं दिल्ली आई थी उस दिन से ही मैं बिल्कुल कमिटेड थी कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, टेट और टैट मेरे को क्लियर करना ही है। और उसके अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल प्लानिंग के साथ पढ़ती थी। मेरी कोई भी स्टडी नॉन प्लान नहीं थी। मेरे को मतलब पता था कि मेरे को इस मंथ में ये कंप्लीट करना है तो करना है, इस तरह से मैंने स्टडी की थी।
और एक मेरे अंदर पैशन भी था कि मतलब जितने ईयर्स मैंने स्टडी किए मैं उसी एटमॉस्फेयर में रहती थी। लाइक मैं मेट्रो में भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे को ये दिमाग में रहता था कि मेरे आसपास जो भी हो रहा है, हाउ कैन आई यूज़ इट इन माय आंसर्स। जैसे जब एक बार मैंने देखा कि मेट्रो में सब एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया था मेट्रो तो मेरे को लगा कि हमारी जो रेलवे इतनी घाटे में चल रही है तो मैं इसको थर्ड पेपर में यूज़ करूँगी अपने आंसर में, कि जिस तरह से मेट्रो में इतना एडवर्टाइजमेंट यूज़ करके फंड कलेक्ट किया गया वैसे ही हम अपनी रेलवे में भी कर सकते हैं। ये तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक उस एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए कि मतलब हर वक्त यूपीएससी दिखना चाहिए आसपास, और उन्हीं लोगों से बात करती थी जिनका यूपीएससी से कोई रिलेशन होता था, और जो बकवास करते थे उनसे मैं बात ही नहीं करती थी। और अपने घर पे भी मैं तब कॉल करती थी जब मुझे लगता था कि मतलब मैं पढ़ाई से अब एकदम ऑब्सलेट हो चुकी है, अब थोड़ा रिफ्रेश होने की ज़रूरत है। तो मैंने ये जो 2-2.5 साल हैं काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होकर स्टडी की है, इस वजह से सक्सेस मिली है। और मेरा जो ऑप्शनल है उसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि ऑप्शनल में मैंने एक स्ट्रक्चर्ड रूप से आंसर लिखा था। ऑप्शनल में मैंने बहुत आंसर लिखे थे। अगर आपको मेरे ऑप्शंस की कॉपी और आंसर्स देखने हो तो आप सुदीप से ले भी सकते हैं अगर कोई हेल्प हो तो, क्योंकि ऑप्शनल में मुझे लगा कि हिस्ट्री एक ऐसा है कि स्टैटिक है काफ़ी, जो एक बार पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसमें कोई करेंट अपडेट नहीं होना है। तो इसमें मैं क्या करती थी, एक बार मैंने अपना पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस के हर एक टॉपिक पे कमांड हो गया कि इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने सब टॉपिक्स हो सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं 10 ईयर देख लिया, ठीक है। 10 ईयर में सिर्फ 10 साल का नहीं, इवन 1985 के जो पहले तक के क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैंने सारे सॉल्व कर लिए थे कि मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा करके कॉन्फिडेंस आता है कि अब ऑप्शन में कुछ भी पूछे मेरे को सब पता है। और फिर जब इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर मेंस लिखते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। और ऑप्शनल में एक है कि जो फर्स्ट पेपर में मैपिंग है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 2-3 साल अटैम्प्ट देने के बाद उन्हें लगता है कि मैपिंग में वर्क कर लेते हैं तो फिर शायद 120 प्लस हो जाएं। तो ये चीज़ें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना मैपिंग किए 120 प्लस नहीं हो सकते मार्क्स। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि मेरे को 50 आउट ऑफ 50 मिल सके, नहीं शायद मेरे 18 सही थे मैपिंग में, बट अपना प्रयास हमेशा 15 आउट ऑफ 50 के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैपिंग में हिस्ट्री की तरह मार्क्स, मैथ्स की तरह मार्क्स मिल जाते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, मैं अपनी मम्मा के क्लाइंट्स बोलना चाहूँगी जो मुझे थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत ही मोटिवेट करती था। जो हमें चाहिए हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। यूपीएससी को अगर क्रैक करना है तो एक जिद होनी चाहिए कि चाहे इसके लिए अपना कंफर्ट जोन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कोई शौक मारना पड़े, कुछ भी है, लेकिन बस किसी भी तरह यूपीएससी क्रैक करना है। जब ऐसी जिद होगी तो डेफिनेटली क्रैक होगा। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई बैरियर नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फाइनली थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स।